नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 19 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन हिंदी में, जिसमें हम हिंदी में बात भी करेंगे और हिंदी में हमारा सामग्री भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं आज द हिंदू में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, हयाती। ये किस कंटिनेंट का पार्ट है, कहाँ पे ये स्थित है, इसका लोकेशन अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कास्ट सर्वे डेटा को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसका स्टे हटा दिया गया है। उसके बाद इनोवेशंस इन हेल्थ केयर मस्ट बी फॉर पब्लिक गुड्स। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हेल्थ केयर में नवाचार बहुत ही अच्छा है, खासकर पब्लिक गुड्स के लिए। वहीं द इशू इज नॉट अबाउट इंडिया जीडीपी बट इट्स जेडीपी, मतलब कि जॉब डाटा प्लीज। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि सिर्फ जीडीपी के बढ़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ का जो जॉब रिक्वायरमेंट है, लोग इतने बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, उसके लिए सरकार को एक निश्चित समाधान निकालना होगा। अ फैब वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक डिप्लोमेसी। आज दोनों आर्टिकल में मोस्टली सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ही बातें हैं, इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है हाइती। ठीक है, इसे हाइती या हेटी भी कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर हाइती साम्राज्य कैरेबियन सी में है। ठीक है, यह ग्रेटर एल्टिलियन द्वीप समूह में है। ठीक है, जो एक डोमिनियन गणराज्य के साथ स्थित है। इसका कंटिनेंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका है और इसकी करेंसी मेनली याद रखिएगा हायतियन गॉडे। इसकी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, क्रियोल और फ्रेंच। ठीक है, इसकी एक मुख्य बात यह है कि यह लैटिन अमेरिका का पहला स्वतंत्र देश है, ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, उसके बाद उपनिवेशवाद के बाद के दौर का पहला स्वतंत्र देश था जिसका नेतृत्व किसी काले व्यक्ति के हाथों में था, और केवल ऐसा देश जिसकी आजादी एक सफल दास विद्रोह के भाग के रूप में लिया गया। हैती जो अटलांटिक ओशन के पास है, कैरिबियन सी यहाँ पे है, इसे लैटिन अमेरिकन कंट्री कहा जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है पोर्ट ओ प्रिंस है। दोनों मैप वही है। ठीक है, ये डोमिनियन रिपब्लिक के साथ है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, गल्फ ऑफ गोनावा, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो तीन चीजें हो गई कि ऊपर में नॉर्थ अमेरिका है पूरा कंटिनेंट, और नीचे में ये साउथ अमेरिका का कंटिनेंट है। ठीक है, आप देख लेते हैं अगला आर्टिकल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की जाति सर्वेक्षण डेटा का प्रकाशन के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, कोई भी रोक नहीं लगाया इसमें। जो न्यायमूर्ति हैं संजीव खन्ना, उनका कहना है कि आपकी जाति आपके पड़ोसी को पता है। ठीक है, उन्होंने पूछा कि सर्वेक्षण ने उत्तरदाताओं की गोपनीयता का उल्लंघन कैसे किया। जो लोग इसके विरुद्ध गए थे कोर्ट में, उससे पूछा गया कि ये सर्वेक्षण जो है उत्तरदाता की गोपनीयता का उल्लंघन कैसे बात कर रहा है, मतलब कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कैसे हो रहा है। तो उसका कोई भी सही जवाब नहीं मिल पाया, जिसके कारण कहा गया न्यायमूर्ति के द्वारा कि जाति पर जोर देना आज की सोच नहीं है। आज की लिटरेसी रेट बढ़ रही है और जाति कोई ज्वलित मुद्दा नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही मामले में बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण में एकत्र किए गए डेटा को अपलोड करने से रोक को हटा दिया गया। ठीक है, जिससे कि जब किसी से उसकी जाति या उपजाति बताने के लिए कहा जाता है तो निजता का अधिकार प्रभावित होता है। इसके सवाल का जवाब दिया गया कि व्यक्तिगत डाटा जनता के लिए जारी नहीं किया जाता है। यह मेनली सरकारी आंकड़ा है। ठीक है, जिसके द्वारा सरकार नए स्कीम्स बनाती है और लक्षित समूह को लाभ प्रदान करती है, ऐसा कहना है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का। तो इसको विस्तार से देख लेते हैं।
कि ये पूरा का पूरा कास्ट बेस्ड सेंसेक्स क्या था। ठीक है, तो बिहार राज्य के जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बिहार सरकार को बड़ी राहत दी गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित करने से रोक के लिए अंतिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया। तो इसके मुख्य बातें क्या है, तो राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जाति सर्वेक्षण का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए लक्षित नीतियों को आकार देने के लिए व्यापक सामाजिक आर्थिक डेटा इकट्ठा करना। इसमें इनकी बातें हैं कि ये बस सोशियो और इकोनॉमिक डेटा को स्टोर करने की बात कर रहे हैं, इसी के लिए ये कास्ट बेस्ड सेंसस करवाए हैं। तो पटना उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका को खारिज करने के इस तरह की पहल की आवश्यकता और संवैधानिकता के बारे में चर्चा फिर से शुरू हुई, जब सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस हुआ था, लेकिन कल फैसला आ गया है। ठीक है, फिर जाति आधारित सर्वेक्षण है क्या, तो जाति आधारित सर्वेक्षण भारत में ये पहले भी कर्नाटका सरकार में ऑलरेडी एक बार हो चुका है। ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस। तो जाति आधारित सर्वेक्षण भारत में बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक डेटा संग्रह पहल है। इस प्रयास का उद्देश्य बिहार की आबादी के भीतर विभिन्न जातियों, उपजातियों और धार्मिक समूहों के बारे में विस्तृत सामाजिक आर्थिक जानकारी इकट्ठा करना है। सर्वेक्षण में बिहार के 38 जिलों में 12.70 करोड़ की आबादी के लिए सामाजिक आर्थिक डेटा एकत्र करने का अनुमान किया गया। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या थे, तो विभिन्न समुदायों की जीवन स्थितियों और आर्थिक स्थिति की गहरी समझ हासिल करने के लिए, विशेष रूप से उन समुदायों जिनकी ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर है, जो बैकवर्ड कास्ट पे है, मेनली ओबीसी की इसमें बात किया जा रहा है, और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं। तो इसकी जरूरत क्यों है, तो अधूरा डेटा, मानक जनगणना पूरी तरह से एससी और एसटी डेटा पर केंद्रित है, जिससे ओबीसी और उनके उप विभाजक जातियों में सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को समझने में पर्याप्त डेटा की कमी है। वहीं लक्षित नीतियां, डेटा की कमी विभिन्न जाति समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी नीतियों के निर्माण में भी बाधा डालती है। फिर न्याय संगत विकास क्या है, तो जाति जनगणना में विभिन्न जातियों के भीतर असमानताओं को उजागर करने की क्षमता है, जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए अनुकूलित विकास रणनीति को सक्षम बनाती है। ठीक है, वहीं ऐतिहासिक और समकालीन अंतर्दृष्टि, तो गहरी ऐतिहासिक जड़ों के साथ जाति व्यवस्था के विकास को एक व्यापक जनगणना के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है कि उनकी जड़ें कहाँ पे है, उनके इतिहास कहाँ से जुड़ते हैं। ठीक है, जो ऐतिहासिक और समकालीन दोनों गतिशीलताओं को एकजुट करने में सक्षम होगा। तो राजनीतिक और शासन संबंधी निहितार्थ, यह पहल राजनीतिक निहितार्थ रखती है, संभावित रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण पर केंद्रित चुनावी रणनीतियों और शासन के एजेंडे को प्रभावित करती है। संवैधानिक स्पष्टीकरण, जाति सर्वेक्षण पर कानूनी जांच राज्य और केंद्र सरकारों के बीच भूमिकाओं को चित्रित करते हुए ऐसी पहल करने का अधिकार पर स्पष्टता प्रदान करती है। समावेशी शासन और नीति प्रभावकारिता, जिसमें सटीक और व्यापक जाति विशिष्ट डेटा पर ध्यान केंद्रित करने, समावेशी शासन को बढ़ावा देकर हाशिए पर रहने वाले समूह के उत्थान के लिए नीतियों को बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकता है। साक्ष्य आधारित निर्माण, डेटा केंद्रित युग में ठोस सामाजिक आर्थिक डेटा पर आधारित निर्णय न्याय संगत और प्रभावी शासन के लिए अधिक संभावनाएं व्यक्त करेगी। ठीक है, अब देख देते हैं कि अब तक जाति विवरण कैसे एकत्र किए गए थे, इससे पहले कैसे एकत्र किए गए थे। जबकि एससी एसटी विवरण जनगणना के हिस्से के रूप में एकत्र किए जाते हैं, अन्य जातियों का विवरण गणकारों द्वारा एकत्र नहीं किए जाते, केवल एससी एसटी का ही पहले जाति विवरण एकत्रित किया जाता था। ठीक है, और अन्य जातियों का नहीं। तो मुख्य विधि गणनाकर्ता को स्वघोषणा करना है। अतः अब तक विभिन्न राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ी जाति की आबादी का पता लगाने के लिए अपनी गणना करते रहे हैं। बहुत से राज्य
पहले से भी पिछड़ी जातियों की आबादी को पता लगाने के लिए गणना करवाते रहे हैं। ठीक है। फिर जनगणना में किस प्रकार के जातिगत आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं? तो 1951 से 1911 तक स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति पर डेटा प्रकाशित किया गया है, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। इससे पहले 1931, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1931 तक हर जनगणना में जाति पर डेटा होता था। वही सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसेक्स में 2011 जो है वो क्या है? तो 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख अभ्यास है। इसके दो घटक थे, ग्रामीण और शहरी परिवारों का सर्वेक्षण और पूर्व निर्धारण मापदंडों के आधार पर इन परिवारों की रैंकिंग और एक जाति जनगणना। हालांकि केवल ग्रामीण और शहरी परिवारों के लोगों की आर्थिक स्थिति का विवरण जारी किया गया था, अभी तक जातिगत आंकड़ा जारी नहीं किए गए हैं। अब देख लेते हैं जनगणना और एसईसीसी के बीच क्या अंतर है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसेक्स, ठीक है। तो जनगणना भारतीय जनसंख्या का एक चित्र प्रदान करता है, जबकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसेक्स राज्य समर्थन के लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है। चूंकि जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसीलिए सभी डेटा को गोपनीय माना जाता है, जबकि एसईसीसी में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ देने या प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग के लिए खुली होती है। ठीक है। ये इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये गोपनीय होती है जो ये जनगणना है, लेकिन जो अभी का एसईसीसी जो है उसे उस राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है उसके लाभ के लिए या उसकी पहचान के लिए। ठीक है। इसे चुनौती क्यों दी गई इतनी समय तक कोर्ट में? तो इसके बहुत से कारण, जैसे संवैधानिक क्षेत्राधिकार। सर्वेक्षण के विरोधियों का तर्क है कि बिहार राज्य सरकार का जाति आधारित सर्वेक्षण करने का निर्णय संवैधानिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है। उनका तर्क है कि व्यापक जनगणना करने का विशेष अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। ठीक है। फिर जनगणना अधिनियम अनुपालन। केंद्र सरकार द्वारा जारी जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत औपचारिक अधिसूचना की अनुपस्थिति डेटा संग्रह के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की वैधता पर संदेह पैदा करती है। यह कानूनी आवश्यकता ऐसे सर्वेक्षणों का संचालन करने के लिए प्राधिकरण का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसा विरोधियों द्वारा कहा जाता है। फिर कार्यकारी आदेश विवाद क्या क्या है? तो चुनौती देने वाले का दावा है कि सर्वेक्षण का डेटा संग्रह एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से सुगम बनाया गया। पुट्टास्वामी फैसले का उल्लंघन किया गया क्योंकि उसमें राइट टू प्राइवेसी थी। ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है विरोधियों के द्वारा कि इसमें राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, जो सरकारी घुसपैठ से व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर जोर देता है। राज्य बनाम केंद्रीय जनादेश। जबकि उच्च न्यायालय का कहना है कि राज्य सरकार बेहतर प्रशासन के लिए नीतियां बनाने के लिए अधिकृत है। यह रुख इस तर्क का खंडन करता है कि केवल केंद्र सरकार ही व्यापक जनगणना कर सकती है। ठीक है। फिर गोपनीयता संबंधी आशंकाएं, प्राइवेसी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेज हैं। उच्च न्यायालय द्वारा डेटा संग्रहण के लिए पुट्टास्वामी फैसले के ट्रिपल परीक्षण मानदंड के आधार पर गोपनीयता चिंताओं को खारिज करने का विरोध किया जा रहा है। विरोधियों का कहना है कि व्यक्तिगत डेटा संवेदनशीलता पर अधिक कठोर विचार की आवश्यकता है। ठीक है। इसको एक बार फिर से देखने की आवश्यकता है प्राइवेसी के मामले के लिए। वहीं आगे का वे फॉरवर्ड क्या है? तो कानूनी समाधान। राज्य स्तरीय जाति सर्वेक्षण की संवैधानिक वैधता की स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा खत्म हो गई। ठीक है। आ गया फैसला कि वो सर्वोच्च न्यायालय इसके साथ ही है। यह निर्णय भविष्य की कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और राज्य और केंद्र सरकारों की भूमिकाओं को चित्रित करेगा। केंद्र सरकार के साथ क्या सहयोग है? कानूनी क्षेत्राधिकार और जनगणना अधिनियम के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहयोग और समर्थन मांग सकती है। यह सहयोग अनुपालन और वैधता सुनिश्चित करने में भी मदद कर सकता है। फिर गोपनीयता सुरक्षा का उपाय। सर्वेक्षण में कड़े गोपनीयता का उपाय लागू किया जा सकता है, जिससे
सुनिश्चित करें कि व्यक्तिगत डेटा संग्रह स्थापित कानूनी मानकों का पालन हो रहा है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा रही है और संबंधित गोपनीयता चिंताओं का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। फिर संतुलित कार्यान्वयन, राजनीतिक विचारों और सर्वेक्षण की अखंडता के बीच संतुलन बनाए रखना, तत्कालीन राजनीतिक लाभ के स्थान पर निष्पक्ष डेटा संग्रह को प्राथमिकता देता है। ठीक है। वहीं डेटा का प्रभावी उपयोग, विभिन्न जाति समूहों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से लक्षित नीतियों को सूचित करने के लिए सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया जाता है। वहीं सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण के नतीजे ठोस कल्याण सुधारों में परिवर्तित होगा, मतलब ये जो आंकड़ा लिया गया है इसका एक सही रिजल्ट भविष्य में देखा जा सकता है। फिर दीर्घकालिक दृष्टिकोण, एकत्रित डेटा की निरंतर निगरानी, अद्यतन की योजना, उसके बाद समय के साथ बदलती सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के जवाब में नीति समायोजन का मार्गदर्शन करने के लिए इस डेटा का उपयोग हो। ठीक है। वहीं निष्कर्ष में कहते हैं, हालांकि व्यापक सामाजिक आर्थिक डेटा इकट्ठा करने और हाशिए पर मौजूद समूहों की चिंताओं को दूर करने के राज्य के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन इस पहल में निहित संवैधानिक और गोपनीयता, अब तो ये मुद्दा ही खत्म हो गया क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें संवैधानिक और गोपनीयता चिंताओं को ध्यान रखना चाहिए। इस कानूनी लड़ाई के नतीजे का भारत में जाति की गतिशीलता और नीति निर्माण और राजनीतिक रणनीतियों की समझ पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है, इनोवेशंस इन हेल्थ केयर मस्ट बी फॉर पब्लिक गुड्स। प्रधानमंत्री कहते हैं, इसमें कहा जा रहा है स्वास्थ्य सेवा में नवाचार जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में नवाचार को जनता के लिए खोला जाना चाहिए। तो इस मीटिंग में कहा गया है कि फंडिंग में दोहराव से बचने और प्रौद्योगिकी की समान उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने। यहाँ पे कहा गया है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल। ठीक है। वैश्विक दक्षिण के देशों को स्वास्थ्य सेवा वितरण में अंतर को कम करने, जो दक्षिणी क्षेत्र के देश हैं, गरीब देश हैं, उनके जो गैप्स हैं इन हेल्थ केयर डिलीवरी स्वास्थ्य सेवा को प्राप्त करने में, उसको कम करने के लिए G20 में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय अनेक ऐसी समस्याएं आई जिससे कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता हुई। ठीक है। यहाँ पे इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने हेल्थ केयर सेक्टर में डिजिटल इनोवेशन की जरूरत है। उस समय देखा गया था कि ड्रोन के द्वारा भी कहीं कहीं मेडिसिन पहुंचाए गए थे। तो ये सब नए नए जो इनोवेशंस है ना, वो आगे चलकर हेल्थ केयर को और स्ट्रेंथन करेगी, मजबूत करेगी, और हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, जो रेसिस्टेंस है, समस्याएं हैं, उसको कम करने में आसानी होगी। इसको विस्तार से देख लेते हैं। इसमें कहते हैं कि भारत का डिजिटल पब्लिक गुड, ठीक है, इसी को कहते हैं डीपीजी का अब तक का शानदार प्रदर्शन रहा है। आधार और यूपीआई डीपीजी के निर्माण खंडों की तरह है। भारत ने डिजिटल सार्वजनिक सामान डिजिटल पहचान प्रणाली आधार और आधार के शीर्ष पर निर्मित डीजीपी और एकीकृत भुगतान इंटरफेस का निर्माण करके अपनी डिजिटल शक्ति का प्रदर्शन किया है। पीडीएस जैसी प्रणाली हमने शुरू करके गरीबों, जो बीपीएल लोग होते हैं, उन्हें अनाज उपलब्ध कराया। ठीक है। और आधार के लाने से जिससे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिली। तो पीडीएस के लिए आधार और भुगतान के लिए यूपीआई, जबकि आधार भारत की सार्वजनिक सेवा वितरण वास्तुकला का केंद्र बन गया है। यूपीआई ने भुगतान करने के तरीकों को ही बदल कर रख दिया। अब देखते हैं मैक्सिमम लोग कैश लेके चलना कम पसंद करते हैं, मोबाइल से ही वो हर जगह यूपीआई करना पसंद कर रहे हैं। तो ये हमारी एक देख सकते हैं एग्जाम्पल। सबसे बड़े इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से एक हमारा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा 1.2 बिलियन वायरलेस कनेक्शन, और अभी वर्तमान में 1.2 बिलियन वायरलेस कनेक्शन इंटरनेट का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। वहीं 800 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा सक्षम होकर अंतिम फाइनल गुड्स तक पहुंचने में भी
सक्षम है, मतलब कि 1.2 बिलियन जो है वो उपयोग करने की मतलब लिस्टेड है, मतलब उसके आंकड़े हैं, लेकिन 800 लोग निश्चित रूप से उपयोग कर रहे हैं। तो इसके कुछ उदाहरण बताए जा रहे हैं राइटर के द्वारा कि महामारी के दौरान विकसित डीपीजी के कुछ उदाहरण के लिए कोविड वैक्सीन, इंटेलिजेंस नेटवर्क और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। हालांकि आरोग्य सेतु ऐप में प्राइवेसी के बहुत से मामले आए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बहुत सा इनोवेशन हुआ। कोविड ने भारत को अपनी टीकाकरण रणनीति के लिए पूरी तरह से डिजिटल दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। आरोग्य सेतु ऐप ने नागरिकों को उनके क्षेत्र में जोखिम का आकलन करने में मदद करने के लिए सक्रिय मामलों और रोकथाम क्षेत्रों पर वास्तविक समय रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराया। फिर टेलीमेडिसिन, टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम कोई भी उपचार ले सकते थे, सलाह ले सकते थे डॉक्टर से। तो टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म का बढ़ता उपयोग, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता अधिग्रहण में भारी वृद्धि देखी गई, क्योंकि 85% चिकित्सकों ने महामारी के दौरान टेली परामर्श का उपयोग किया, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं में अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का बेहतर ढंग से उपयोग। अनेक तरह के ऐप भी आ गए हैं कि वो वीडियो कॉल के द्वारा भी इस टेलीमेडिसिन का उपयोग किया जा सकता था। संबंधित करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया गया, आवश्यकता पर बल दिया गया। अब वर्तमान आवश्यकता को स्वीकार कर रहा है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं पर महामारी के प्रभाव ने डिजिटल नवाचार और प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों के लाभों पर ध्यान केंद्रित किया है। निजी संस्थाएं, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी खिलाड़ी और मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र पीछे कुछ समय से, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर है हमारा, इस क्षेत्र में अभी वर्तमान में डिजिटलीकरण कर रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत पहले ही कोविड के समय ही अपने आप को पूर्णतः डिजिटलाइज करने में सफल हुआ। तो यह स्पष्ट हो गया है कि मौजूदा प्रयासों को एक साथ लाने और सक्रिय, समग्र और नागरिक केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं और की ओर बढ़ने के लिए एक व्यापक डिजिटल हेल्थ केयर पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। ये तो पता ही चल गया कोविड के समय सभी को। तो इस दिशा में सरकारी प्रयास क्या क्या हुए? तो स्वास्थ्य देखभाल के लिए साझा सार्वजनिक सामान, इस आवश्यकता को पहचानने हेतु सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए साझा सार्वजनिक सामान बनाया है और एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक रूपरेखा विकसित की है। इसने भारत में स्वास्थ्य सेवा को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाया है, ठीक है। वहीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, पीएम ने 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तत्वावधान में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया। अपने लॉन्च किए गए 1 साल के भीतर आयुष्मान भारत ने डिजिटल राजमार्गों, मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से सुलभ, किफायती और न्याय संगत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सक्षम हुआ। एक बेहतर और मजबूत ढांचा स्थापित किया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। फिर आयुष्मान भारत स्कीम ने डिजिटल हेल्थ केयर पारिस्थितिकी तंत्र, एक बेहतर इन्वायरमेंट इकोसिस्टम तैयार किया। में सभी हितधारकों, जो भी जरूरतमंद है, उनको एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक लागू किए गए। फिर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो बनाया गया, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में रोगियों के लिए एक मानक पहचानकर्ता बनाया गया। उससे जुड़े व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप के साथ नागरिक स्वायत्तता और सहमति के साथ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक किया गया, जिससे कि और अच्छे से किसी भी पेशेंट को देखा जा सके, उनसे समझा जा सके, समझे, उनके आंकड़े पर्याप्त रहेंगे, जिससे कि उनके बारे में जानकारी हासिल करने में आसानी होगी, ठीक है। यही साझा करने की बात की गई है। तो 300 मिलियन से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट और 50 मिलियन स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े होने के साथ मिशन बड़े पैमाने पर आगे बढ़ता गया। बहुत ही अच्छे से ये सफल हुआ मिशन सरकार का। तो केंद्रीय डिजिटल स्वास्थ्य जानकारी के लिए स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, मतलब कि केंद्रीय डिजिटल स्वास्थ्य जानकारी के लिए तो स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, इसको कहते हैं HFR, और स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री, मतलब कि HPR, ये दोनों खाते बड़े और छोटे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं और पेशेवरों को
सत्यापित डिजिटल पहचान प्रदान करते हैं। यह उन्हें सत्यापित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संबंधित जानकारी के लिए एकल स्रोत के रूप में कार्य करने हेतु एक केंद्रीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ने के लिए सक्षम बनाता है। फिर एचएफआर और एचपीआर स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में सुधार करने और स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन उपस्थिति बनाए और अधिक प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने में भी मदद करती है। ये सारे पॉइंट्स मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुमोदित दवाओं के केंद्रीकृत भंडार के लिए दवा रजिस्ट्री, यह एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक है जिसे चिकित्सा की सभी प्रणालियों में सभी अनुमोदित दवाओं का एकल, अद्वितीय और केंद्रीकृत भंडार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, जिसे कहते हैं यूएचआई, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच जुड़ाव को सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य है सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं अनुप्रयोग को अपने नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाना, एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाया जाता है, जिससे कि जो डॉक्टर होते हैं और जो मरीज होते हैं उन दोनों का समय बचता है और पैसा भी बचता है, समय भी बचता है और इलाज भी संभव हो जाता है। उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाया जाता है। यह सेवा खोज मतलब कि सर्विस सर्च, अपॉइंटमेंट बुकिंग, टेली परामर्श, एम्बुलेंस तक पहुंच और बहुत कुछ के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करेगा। यूएचआई खुले नेटवर्क प्रोटोकॉल पर आधारित और विभिन्न डिजिटल समाधानों के एक दूसरे के साथ संवाद करने में भी समर्थ होने का वर्तमान चुनौती का सामना कर सकता है। यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है केंद्र सरकार द्वारा। फिर सरकार इस क्षेत्र में आगे क्या योजना बना रही है, तो यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जो है को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आरोग्य सेतु ऐप और कोविन का पुनः उपयोग कर रही है। आरोग्य सेतु को एक सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण एप्लीकेशन में तब्दील किया जा रहा है। साथ ही जनता एक डिजिटलीकरण लाने के लिए कोविन को छोटे क्लिनिकों के लिए एक लाइट हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। ये याद रखिएगा, हेमिश, HMIS मतलब कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंटरफेस सिस्टम। अस्पताल काउंटर पर रोगी पंजीकरण प्रक्रिया को अच्छी तरह से संबोधित करना। तो ABDM, आयुष्मान भारत जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया का एक और अन्य है उपयोग मामला स्कैन और शेयर करना, जो अस्पताल काउंटर पर कतारों को प्रभावित करने के लिए QR कोड आधारित टोकन प्रणाली का उपयोग करता है। यह बड़े अस्पतालों में बाह्य रोगी पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाता है और ABHA और PHR के मूलभूत तत्व, ये सारे जो वर्ड्स है ना मैं भी बताता ही आया हूँ, तो इससे परेशान नहीं होएगा कि मूलभूत तत्वों का उपयोग करता है। दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा डिजिटल पहल का विस्तार, साथ ही सरकार हील बाय इंडिया के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी डिजिटल पहल का विस्तार करने की भी योजना बना रही है, जिसके साथ भारत के स्वास्थ्य पेशेवर मतलब कि हेल्थ प्रोफेशनल्स की सेवाएं दुनिया भर तक उपलब्ध हो सके, ऐसा प्लेटफॉर्म बना रही है हील बाय इंडिया, जिससे कि हम विदेशों तक भी अपने परामर्श या अपनी सर्विसेज को पहुंचा सकें, हेल्थ सर्विसेज को पहुंचा सकें। अब देख लेते हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, अंग दान के लिए मंच। इसके अतिरिक्त मृत अंग और उत्तक दान के आवंटन को स्वचालित करने के लिए एक मंच विकसित किया जा रहा है, जिससे कि ऑर्गन का सही स्टोरेज हो सके और जिसका भी अचानक से ऑर्गन रिक्वायरमेंट हो उसकी पूर्ति की जा सके। इसमें एक बात और है, उसकी पूर्ति के साथ साथ इस प्रक्रिया को जल्दी उपलब्ध कराया जाए ऑर्गन को, और ये पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ऐसा ना हो कि विदेशों में ऑर्गन का स्मगलिंग किया जाए। तो इन चीजों को बचाने के लिए इसमें ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित किया जाएगा। अब देखते हैं आगे का रास्ता। बीमा दावा निपटान प्रक्रिया को डिजिटल बनाना। तो डिजिटल समाधानों के कार्यान्वयन के साथ अगला कदम हेल्थ क्लेम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा मतलब कि जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उनके क्लेम्स को भी, उनकी प्रक्रिया प्रोसेस को भी डिजिटलाइज बनाया जाए, जिससे कि उनको आसानी हो। अभी भी जा रहा है, विभिन्न बैंकों के द्वारा ये फास्ट किया जा रहा है इन प्रक्रियाओं को। फिर दावा निपटान प्रक्रिया को सस्ता और पारदर्शी बनाया जाए। जो क्लेम्स होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित जानकारी को विभिन्न संस्थानों के बीच सत्यापन योग्य
ऑडिट करने योग्य और पता लगाने योग्य और अंतर संचालनीय बनाने की आवश्यकता है, जिससे दावा प्रसंस्करण सस्ता, पारदर्शी और वास्तविक समय में किया जा सके। फिर डिजिटल स्वास्थ्य के लिए वैश्विक प्रयासों को एक साथ लाना। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा किए हुए है। फिर डिजिटल स्वास्थ्य पर G20 वैश्विक पहल डिजिटल स्वास्थ्य के लिए वैश्विक प्रयासों का एक साथ लाने के लिए एक कनेक्टेड स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संस्थागत ढांचे का निर्माण का आह्वान करता है, ठीक है, जिससे कि हमारा G20 के मंच पे भी हमारे हेल्थ सेक्टर के इनोवेशंस की चर्चा की जा सके। फिर प्रौद्योगिकियों का बढ़ाकर UHI मतलब कि यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस में तेजी लाना। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में तेजी लाने के लिए वैश्विक DPG जैसी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या कहा जाता है राइटर के द्वारा? ABDM एक मूल्यवान संपत्ति साबित हुआ, आयुष्मान भारत जो है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा राज्यों में इसे अपनाने में तेजी लाई गई। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए एक अस्थायी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की नींव तैयार करना है, जिससे भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में सक्षम बना सके। और यह मिशन G20 की थीम वासुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी का प्रतीक को और एक परिवार एक भविष्य के इन मोटो को जमीनी स्तर पे लाया जा सके, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल है, द इशू इज नॉट अबाउट इंडिया GDP बट इट्स JDP, जॉब डाटा प्लीज। इसमें इशू ये है, राइटर के द्वारा कहते हैं कि इंडिया के अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने अभी लोकसभा में कहा कि हमारा इंडिया का जो GDP है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसी में विपक्षी पार्टियों ने कहा कि अगर ग्रो कर रहा है तो हमारा जो बेरोजगारी है वो क्यों नहीं खत्म हो रही है, रोजगार की संख्या क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। तो यही सारी बातें यहाँ पे राइटर डिस्कस कर रहे हैं। मुद्दा भारत की GDP का नहीं बल्कि उसकी JDP का है, ठीक है। पिछले हफ्ते संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत के GDP के दोहरे अंक में बढ़ने और भारतीय अर्थव्यवस्था के दुनिया की सबसे तेज होने के बारे में स्पष्ट किया। इसमें विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और कहा कि यह आंकड़े पूर्णतः स्पष्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वहीं मुद्दा नौकरी की संभावनाओं का है। यदि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो मनरेगा योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी वाले काम की मांग भी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। अगर रोजगार होता तो लोग मनरेगा में नहीं जाते, क्योंकि इसमें मात्र 100 दिन का ही रोजगार मिलता है। तो आखिरकार जिनके पास आय का कोई विकल्प स्रोत नहीं है, वे ही न्यूनतम मजदूरी के लिए पूरे दिन धूप में मेहनत करने के लिए मजबूर है ना। फिर स्पष्ट रूप से GDP की वृद्धि और लोगों के लिए वास्तविक नौकरी और आय के बीच का एक बड़ा विसंगति है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? तो इसके अलावा नौकरियां पैदा हो रही है, वे भी भारत की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा रही है, सोशियो इकोनॉमिक गैप्स को बढ़ा रही है। वहीं GDP की वृद्धि दर से पैदा होने वाली औपचारिक सेवा क्षेत्र की नौकरियां, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, वहां जो जॉब्स क्रिएट होते हैं में लगभग 3/4 3/4 ऊंचे जाति तथा कथित ऊंचे जातियों के लिए होती है, जबकि मनरेगा कार्यक्रम के तहत 80% श्रमिक, दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों की उत्पीड़ित जातियां इसमें कार्य करती है। तो यहाँ पे ये जो दर्शाया जा रहा है राइटर के द्वारा कि ये एक सोशियो इकोनॉमिक गैप है। फिर RBI के द्वारा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि 1980 से 1990 के दशक में जो GDP की वृद्धि के प्रत्येक प्रतिशत बिंदु पर 2 लाख औपचारिक नौकरियां क्रिएट हो रही थी, पैदा हो रही थी। वहीं 1990 के दशक के बाद GDP की वृद्धि के प्रत्येक प्रतिशत पर यह घटकर केवल 1 लाख नौकरियां रह गई और उसके बाद के प्रत्येक दशक में यह और घट के, तो मतलब कि 1980 से 90 में ये 1% पे 2 लाख नौकरी थी। वहीं 90 से 2000 तक ये नौकरी जो थी वो मात्र 1 लाख रह गए और अभी वर्तमान में 50,000 ही बची है, ठीक है। तो संख्या में चिंताजनक गिरावट आ रही है।
यह जीडीपी वृद्धि की खराब गुणवत्ता, उत्पादकता में तेजी से वृद्धि और अत्यधिक स्वचालन का परिणाम है। स्पष्ट होने के लिए यह घटना भारत के प्रधानमंत्री के लिए अनोखी नहीं, क्योंकि यह एक वैश्विक आर्थिक समस्या है। इस प्रकार केवल हेडलाइन जो है वो जीडीपी की वृद्धि के पीछे भागने से अच्छा है कि हमें नौकरी की तीव्रता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए सेमीकंडक्टर की भी बात बहुत तेजी से चल रही है। अभी अगले भी आर्टिकल में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारत के प्रवेश के बारे में हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने के लिए कारखाने स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जा रहा है, जिससे कि जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि बर्बाद किया जा रहा है। जो आकर्षित करने के लिए जो पैसे लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ये टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी है। तो खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 जो आया है अभी, दुनिया की सबसे बड़ी अनुबंधित इलेक्ट्रॉनिक निर्माता फॉक्सकॉन ने 2010 और 20 के बीच अपना राजस्व लगभग दोगुना कर लिया है, लेकिन उसके कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग समान रही है। इसका कहना यह है कि जो सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी है उनका आय तो बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें जॉब क्रिएट में कोई जरूरत नहीं है। जितने एम्प्लॉय हैं उसमें वो वृद्धि नहीं कर रहे हैं। भारत को चाहिए कि एक ऐसा सेक्टर को हम स्थापित करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो, लोग बेरोजगारी से कम हो, क्योंकि भारत के पास अभी सबसे ज्यादा जनसंख्या युवा है, तो उसका सदुपयोग करें। ठीक है, मानव संसाधन का सदुपयोग करने के लिए बोला जा रहा है। ऑटोमोबाइल, स्टील, सीमेंट और सेमीकंडक्टर जैसे पारंपरिक विनिर्माण ने मुख्य रूप से स्वचालन के कारण बहुत से ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आ गए हैं, जिससे कम कुशल नौकरियां जो पहले पैदा होती थी जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, वे अब कम होती जा रही है। इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी का जो नया खान और खनिज विकास और विनियमन मतलब माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जिसको एमएमए बिल भी कहा जाता है, भारत की आर्थिक शाखा में एक संभावित बूस्टर शॉट, मतलब कि ये रोजगार को बढ़ाने में सक्षम होगी। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि दुनिया विद्युत गतिशीलता के बहुत ही आवश्यक संक्रमण युग में है। अभी सभी देश अपने एनर्जी क्रिएशन के पीछे भाग रहे हैं। जिस भी कंट्री के पास एनर्जी के सोर्सेज ज्यादा है वो रिच है, उसका वैश्विक पटल पे बहुत ही एक अच्छा साख है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चाइना हो या फिर रसिया हो। तीनों के पास बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है ऊर्जा के लिए। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक चिप और उपकरण इस परिवर्तन की कुंजी है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स चिप जो है वो इस एनर्जी को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इस परिवर्तन का स्रोत लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और अन्य जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए जैसे खनिज है, ये खनिज संपूर्ण विद्युत गतिशीलता आपूर्ति श्रृंखला की नींव है। ठीक है, पिलर है, जिसे चीन जैसे देश आक्रामक रूप से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेयर अर्थ का जो मिनरल है वो चाइना में है और उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अभी चाइना ही कर रहा है। तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों के इन खनिजों के स्रोत, निष्कर्षण और शोधन की जुझारू भू आर्थिक नीतियों के माध्यम से चीन इस आपूर्ति श्रृंखला पर हावी है। वहीं अमेरिका ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा कि नूरेस्तान में हिंदू कुश जो भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, तो इस हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में लगभग $1 ट्रिलियन मिलियन का लिथियम का अनुमान लगाया गया है, इसका रिजर्व है। ठीक है, और अन्य खनिज की विशाल संपदा पाई जा सकती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन इस रणनीतिक संपत्ति तक, तो इसकी बातें, और जैसे अमेरिका ने कहा कि ये हिंदू कुश के पर्वत श्रृंखला पे लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है, यहाँ पे चीन ने भी इसके लिए क्या किया है, चीन और तालिबान जो है वो मिलकर इस क्षेत्र पे निष्कर्षण करने का प्रयास कर रहा है कि जिससे कि हम यहाँ के मिनरल को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि भारत की स्थलाकृति अफगानिस्तान और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समान ही है। ठीक है, जिससे कि जैसे अगर उनके पास अच्छे खनिज भंडार है तो भारत के पास भी वही भंडारण है, लेकिन भारत ने पृथ्वी के नीचे अपने संभावित खनिज भंडार का मात्र 10% से भी कम निकाला है, और खनन तो उससे भी कम किया गया है। ठीक है, खोजा ही 10% से कम है तो खनन तो और भी कम किया गया है। वहीं
7000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के साथ गहरे समुद्र में खनन के माध्यम से समृद्ध रणनीतिक खनिजों को खोजने की भारत की क्षमता और भी अधिक हो सकती है। हालांकि नवीनतम खनन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच अभी कम है भारत के पास। वहीं पर्यावरणीय चिंताओं और खाद्यान्नों में श्रम शोषण की पिछली घटनाओं ने भारत को इस अवसर की खोज करने में रोक दिया है, क्योंकि अनेक तरह की समस्याएं भी भारत में होती रहती है, जैसे श्रम का शोषण या फिर हमारे पास नवीन टेक्नोलॉजी नहीं है खनन को खोजने के लिए, और इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए हमारे पास उतने फंड नहीं थे। अब फंडिंग बढ़ाने की बात चल रही है। तो वहीं निष्कर्ष में कहा जाता है राइटर के द्वारा, वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से उच्च जीडीपी विकास दर के विचार पर चर्चा करने के लिए सभी शीर्ष आर्थिक नीति अधिकारियों का एक चिंतन शिविर बुलाया ही होगा। लेकिन शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चिंतन शिविर में यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि हमारे देश की जीडीपी वृद्धि क्या होनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय यह पूछा जाना चाहिए कि हमारी जीडीपी क्या होनी चाहिए, यानी कि जॉब डेटा प्रोडक्शन, कि जॉब कैसे मिलेगा, तभी तो जीडीपी की स्थिरता सुनिश्चित होगी। ठीक है, जीडीपी बढ़ेगा और जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगा, जिससे कि लोगों का जो वेलबिंगनेस है, लाइफ स्टैंडर्ड है, वो भी इंक्रीज करेगा। अब देख लेते हैं एक और आर्टिकल है, अ फेयर वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक डिप्लोमेसी। इसमें कहा गया है कि इंडिया और जापान मिलकर टेक डिप्लोमेसी ला रहा है, जिससे कि हम सेमीकंडक्टर के संबंधित अपने आधारभूत संरचना को स्थापित कर सके और भारत में सेमीकंडक्टर का विकास हो, सेमीकंडक्टर के उत्पादन संबंधित इंडस्ट्री को हम एस्टेब्लिश कर सकें। तो इसमें कहा जाता है भारत जापान तकनीकी कूटनीतिक संचालित करने का एक शानदार तरीका है। ठीक है, यहाँ पे फैब को शानदार कहा गया है, लेकिन ये शानदार नहीं है, ये है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। ठीक है, इसको कहा जाता है फैब्रिकेशन प्लांट्स। भारत और जापान जुलाई 2023 में इस महत्वपूर्ण तकनीक के लिए अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बना और सेमीकंडक्टर के पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास के लिए मिलकर काम करने के लिए सेमीकंडक्टर पर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, कि सेमीकंडक्टर से संबंधित हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्थापित करें, जिसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण, उपकरण अनुसंधान, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन स्थापित करना और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोऑपरेशन का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। यह सौदा सेमीकंडक्टर उद्योग में तेजी से विस्तार, विशेष रूप से विशेष चिप के महत्व के मद्देनजर आया है, जिसने सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र जो फैब है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की संख्या में वृद्धि के साथ साथ उद्योग में उपलब्ध प्रतिभा के पूल को बढ़ाने का, जो उपलब्ध प्रतिभा है, जो हमारे पास जितने भी विकास करने का उपलब्ध अवसर है, उसको भी बढ़ाने का प्रेरित कर रहा है। वहीं साझेदारी भारत और जापानी सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच तकनीकी ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के आदान प्रदान को भी बढ़ा रहा है। वहीं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा देता है, जिससे टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज। ठीक है, और जापान और भारत को सेमीकंडक्टर प्रगति में सबसे आगे रहने में सक्षम बनाता है। भारत की, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे भारत की मेक इन इंडिया पहल है, उसी तरह जापान की सोसाइटी 5.0 विजन जो है वो तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार संचालित विकास के लक्ष्य को साझा करती है। वहीं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सेमीकंडक्टर अनुसंधान में सहयोग करता है और सेमीकंडक्टर संबंधित उत्पादों में पारंपरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करता है। वहीं आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और भू राजनीतिक, जो अभी हमारा जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस, तनाव रहता है, इश्यूज रहते हैं, जो भारत प्रशांत इंडो पैसिफिक रीजन में भी विशेष महत्व हासिल करेगा, ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और क्रॉस कंट्री सहयोग में विविधता लाने में भी आवश्यक भूमिका निभाएगा। वहीं संयुक्त अनुसंधान पहल जो है अर्धचालक डिजाइन, सेमीकंडक्टर डिजाइन, विमान प्रौद्योगिकी और सामग्री विज्ञान में जटिल चुनौतियों से निपटने में भी संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करने में सक्षम होगा। बहुत अच्छे अच्छे इसमें पॉइंट है। ठीक है, यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण है
इसमें जो अच्छे प्रशासनिक भाषा है ना, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, वर्ड्स है ना, उसको भी एक डायरी में लिखा कीजिए, जिससे कि आपका जो मेंस का आंसर हो ना वो बढ़िया दिखे। नवाचार और अत्याधुनिक समाधानों के विकास दोनों को गति देता है। साझेदारी, कौशल विनिमय कार्यक्रम, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास पर भी जोर देता है, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट होगा, जिससे कि भारत का जो अभी पिछला हम लोग अभी आर्टिकल में डिस्कस किए जो बेरोजगारी की समस्या है उसको भी कुछ हद तक दूर करने में भी सहायता मिलेगी। तो अमेरिका का इसमें क्या हिस्सेदारी है? तो अमेरिका जो है सेमीकंडक्टर डिजाइन और पैकेजिंग में भारत की ताकत उसे उद्योग के नेताओं के साथ जुड़ने की गुंजाइश को प्रदान करेगा। वहीं की मतलब इसमें कहा जाता है सेमीकंडक्टर के डिजाइन और पैकेजिंग आने के बाद भारत जो होगा वो और जो वैश्विक स्तर पे इंडस्ट्रियल लोग होंगे, जो बड़े-बड़े लोग होंगे इंडस्ट्री में, उनसे भी गठजोड़ गठबंधन करने में आसानी होगी। जापान के साथ समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने के ठीक बाद हुआ। मतलब कि यह कहा जाता है कि पहले भारत और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी से संबंधित अनेक प्रकार के पार्टनरशिप्स हो चुके हैं, समझौते हो चुके हैं। उसके बाद ही जापान ने अपना कदम भारत की ओर बढ़ाया है, जिसमें निवेश, नवाचार और कार्यबल विकास भी शामिल है, जो सेमीकंडक्टर के लिए संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक रणनीतिक विकास की सुविधा प्रदान करता है। वहीं जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का विकास जारी है, उनका सहयोग गतिशील रहेगा। सेमीकंडक्टर लघुकरण, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेशन, एकीकरण और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नई चुनौतियों का समाधान करने में सहयोग मिलेगा। इस साझेदारी का वैश्विक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र और भारत प्रशांत में अपना जियो पॉलिटिकल साझेदारी के विभिन्न डायमेंशंस आयामों पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। चीन की बढ़ती चीन अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा चिप निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चीन की बढ़ती चिप निर्माण क्षमताओं का भू राजनीतिक चिंताओं के कारण जापान इसमें भारत के साथ शामिल हुआ। यही कारण है कि सेमीकंडक्टर उद्योग के परिदृश्य में विविधता लाने के साधन के रूप में भारत के साथ साझेदारी महत्वपूर्ण है। जापान के तकनीकी कौशल और भारत की नवाचार और डिजाइन क्षमताओं को मिलाकर, ठीक है, सेमीकंडक्टर पर सहयोग उन्नत इलेक्ट्रॉनिक, बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और तकनीकी उत्कृष्टता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए साझा प्रतिबद्धता वाले भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये थे आज कुछ अच्छे आर्टिकल्स। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।